समझते थे कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। चीन को हम ऐसे देखते थे कि वो हमें आंखें तरेरता, हालांकि अभी संबंध बेहतर हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कनाडा तो चीन और पाकिस्तान से 2 हाथ आगे निकल गया। जी हाँ, एक अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कनाडा ने भारत को दुश्मन घोषित कर दिया है, दुश्मन देश घोषित कर दिया है। जी हाँ, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको बताते हैं कि दरअसल ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत को दुश्मन देश कनाडा ने घोषित किया है और इसको लेकर बाकायदा हमें जानकारी मिली। जानकारी क्या है, चलिए जल्दी से आपको बता रहे हैं। दरअसल रिपोर्ट है कि जिसमें यह खुलासा हुआ है, कनाडा ने साइबर सिक्योरिटी पर अपनी रिपोर्ट जारी की है। नेशनल साइबर थ्रेट असेसमेंट 2025-26 के नाम से यह रिपोर्ट जारी की गई है और हैरान होंगे आप ये जान के कि इसी रिपोर्ट में भारत को दुश्मन देश के तौर पर रखा गया है। जी हाँ, कनाडा ने दुश्मन देश के तौर पर भारत को रखा है। इस लिस्ट में चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ भारत को रख दिया गया है। इंडियन लीडरशिप एक साइबर प्रोग्राम डेवलप कर रही है, ये कहा गया है इस रिपोर्ट में। प्रोग्राम का उपयोग जासूसी करने के लिए होगा। इस तरह के बड़े आरोप लगाए गए हैं। कनाडा सरकार के नेटवर्क में घुसपैठ करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी कहा गया है इस रिपोर्ट में। और कनाडा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है भारत, ये अंदेशा जाहिर किया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन आपको बताएं कि भारत का रुख बहुत ही कड़ा रहा है और भारत इस बात को लेकर खंडन भी करता रहा है। अभी जो एक अनरेस्ट हुआ था निज्जर मामले के बाद, उसमें भी भारत ने अपना कड़ा रुख दिया था। और अब आपको बताएं कि भारत ने किस तरह का बयान दिया। जिस तरह से खबरें आ रही थी, भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर सीधे सीधे ये कहा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों का फोन टैप हुआ है। जी हाँ, बीच में ऐसी खबर मिली थी, कल परसों की ही बात है। हमने उसका विरोध जाहिर किया है, भारत ने उसको लेकर भी कड़ा रुख अख्तियार किया। इंटरनेशनल मीडिया में खबरें भारत के खिलाफ जिस तरह से प्लान की जा रही हैं, भारत ने उसे भी यहाँ पर पॉइंट किया है और गलत सूचनाएं लीक की जा रही हैं, ये भी भारत ने कहा है। सीधे सीधे कह दिया है कनाडा को, ये उसी प्लान का हिस्सा है जो सालों से चलता आ रहा है। कनाडा सरकार उत्पीड़न और धमकी में शामिल है, भारत ने ये क्लियर किया है और इसको लेकर क्वेश्चन भी क्लियर पूछा है। लेकिन आपको बताएं कि कनाडा की आदत रही है बार बार फेक नैरेटिव फैलाने की, और ये नैरेटिव फैलाने के लिए बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से इनकी तरफ से कोशिश की गई। हालांकि भारत ने जवाब जरूर दिया, लेकिन आपके सामने हम जानकारी रख देते हैं कि कैसे ये फेक नैरेटिव फ्लोट करने की कोशिश कनाडा कर रहा था। चलिए सबसे पहले आपको बता रहे हैं 14 अक्टूबर की वो तारीख, जब कनाडा पुलिस कमिश्नर माइक दुहेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको याद होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उसमें भारतीय राजनयिकों पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। कहा गया था कि उनकी तरफ से पद का दुरुपयोग हुआ है, ये आरोप लगा दिए गए थे और उसको गलत तरीके से सरकार की जानकारी जुटाने का भी राजनयिकों पर आरोप कनाडा की तरफ से लगा था, जिसके बाद एक रिफ्ट आ गया था भारत और कनाडा के बीच। 16 अक्टूबर को क्या होता है, कनाडाई पुलिस अधिकारियों ने भारत पर यह आरोप लगाए कि अलगाववादी एशिया मूल के लोगों को टारगेट किया गया है। ये आरोप लगाए गए भारत पर। भारत सरकार ने लॉरेंस ग्रुप का इस्तेमाल किया है, इस तरह की बातें भी कही गई। लेकिन आपको बताएं, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई दिल्ली में और एक एक चीज का सिलसिलेवार तरीके से जवाब भी दिया गया और आईना भी दिखाया गया। कनाडाई सरकार राजनयिकों की निगरानी कर रही है, भारत ने बताया ऑडियो वीडियो के जरिए। आप सोचिए, ये तो एक तरह से अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है कि आप राजनयिकों की निगरानी कर रहे हैं, उनको ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारे राजनयिकों की बातचीत में दखल भी दिया गया भारत की तरफ से। ये कहा गया ये सच्चाई थी, ये आईना था जो भारत ने दिखाया और कनाडा के पास इन आरोपों का जवाब नहीं था। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि कनाडा की ये जो बार बार कोशिश है ना, ये एक बार फिर से एक तरह से डिरेल यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको ये भी बताएं कि ये जो कोशिशें हैं, ये भारत कभी सफल नहीं होने देगा। भारत ने पहले ही कहा है, भारत क्लियरली ग्लोबल मंच पर कनाडा को कड़ा मैसेज दे चुका है और भी नेता इसको लेकर रिएक्ट कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है आपको एक बार सुनवाते हैं। इंद्रेश कुमार क्या कह रहे हैं? कनाडा के अंदर मंदिर पर हमला दुर्भाग्यपूर्ण है, अमानवीय है और मुझे ये पूरा विश्वास है भारत का ही नहीं, दुनिया का खालसा समुदाय यानी सिख समुदाय, सिख धर्म के लोग पूरी तरह से इसकी निंदा ही नहीं करेंगे। आगे ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए भी ठोस कदम उठाएंगे। और यहीं पर आकर ये कहूँगा, कनाडा सरकार ने भी सब धर्म स्थलों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी निंदनीय और अपराधपूर्ण घटना फिर से ना हो।
तो आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार को आप सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि सख्त कदम उठाने चाहिए, लेकिन लग रहा है कि कनाडा सिर्फ खालिस्तान को समर्थक यहाँ पर बनकर उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एंटी इंडिया इमोशन में पूरी तरह घुस चुका है और ये सोच नहीं रहा है कि इसका ग्लोबल इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि भारत तो बार बार चेता रहा है। ऐसे में चेत जाना चाहिए कनाडा को। चलिए अगली खबर का आप रुख करेंगे, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब वक्फ को लेकर। एक फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है, एक दूसरी तरह का माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, और कौन ये कोशिश कर रहा है अब ये आपको बताने जा रहे हैं। जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। कल दिल्ली में देखिए जमीयत की बैठक बुलाई गई और इस बैठक का मकसद क्या था? धमकी देना। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं बताते हैं आपको। दरअसल ये जो बैठक बुलाई गई है इसमें मुस्लिम भीड़ बुलाई गई, भीड़ को भड़काया गया। अगर आप भाषा सुनेंगे मदनी साहब की तो आपको ऐसा लगेगा कि वो सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। जुटी जो भीड़ है उसको दिखाकर वो ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल ये जो भीड़ है ना, ये एक वोट बैंक है, जो खिसक गया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एक तरह से वोट जिहाद की वो यहाँ पर धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। पहले तस्वीर जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। भारी भीड़ दिल्ली में कैसे इकट्ठा हुई है, देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली में कैसे शक्ति प्रदर्शन यहाँ करने की कोशिश की गई है। भारी संख्या में मुस्लिम जुटते हैं और उनको भड़काने की यहाँ पूरी कोशिश की जाती है। जमीयत का ये एजेंडा जिसके तहत लोगों को बुलाया गया, ये जो बैठक बुलाई गई थी ये एजेंडे के तहत बुलाई गई थी। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके लिए देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दरअसल ये बैठक बुलाने का कोई मकसद आम नहीं था, बल्कि सियासी दलों को डराने के लिए, एक अलग नैरेटिव सेट करने के लिए ये बैठक बुलाई गई। और आप मदनी साहब को मंच पर देख पा रहे हैं, उनके साथ और भी मौलाना है जो मंच पर दिखाई दे रहे हैं।